गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम बात कर रहे हैं बीएससी सेकेंड ईयर फिजिक्स पेपर थर्ड इलेक्ट्रॉनिक्स की। इसमें हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था हाफ वेव रेक्टिफायर, ठीक ना। अर्ध तरंग निष्क्रिय, ठीक है, जिसमें हमने बात करनी थी कि हाफ वेव जो रेक्टिफायर है, थोड़ा सा रिकॉल कर देता हूँ कि इसमें यदि हम कोई प्रत्यावर्ती करंट या वोल्टेज, ये हाफ वेव रेक्टिफायर है, प्रत्यावर्ती करंट, ठीक ना, एसी यदि हाफ वेव रेक्टिफायर के ऊपर अप्लाई करते हैं तो हमको क्या मिलता है, यहाँ पे हाफ वेव, ये हाफ वेव मिलती है, ठीक ना। हाफ वेव, ये हाफ वेव हो गई, ठीक है, जहाँ पे इसमें ये 0 से t/2 के लिए है और ये t/2 के लिए यहाँ पे। तो इसके लिए जो आई करंट की वैल्यू होती है, ये आई एम मैक्सिमम, और ये देखो साइन का ग्राफ होता है ये इस तरीके का, तो साइन ओमेगा टी, ये ओमेगा टी के बीच में हम ग्राफ लेते हैं, ये आई के बीच में है, ठीक ना। तो 0 से t/2 के लिए तो ये वैल्यू मिलती है, और इस t/2 के लिए आई की जो वैल्यू मिलती है वो 0 होती है, ठीक है। तो हाफ वेव रेक्टिफायर में जो हमको करंट या वोल्टेज मिलती है वो यही मिलती है, ठीक है ना। जहाँ पे भी आई एम की वैल्यू आप देखना चाहें तो आई एम की वैल्यू कितनी थी, ई एम अपॉन आई एम, ई एम अपॉन ये जो है मैक्सिमम वैल्यू है, तो R प्लस आर एल, ठीक है ना। आई एम की वैल्यू क्या है, ई एम अपॉन R प्लस आर एल, अर्थात जो ये एसी वोल्टेज है, एसी वोल्टेज इसकी जो वैल्यू लिखोगे आप एसी करंट की यहाँ पे थी, तो ये क्या है, साइन ओमेगा टी, ठीक है ना, साइन ओमेगा टी साइन की वैल्यू है। और ये जो मैक्सिमम वैल्यू है, यदि वोल्टेज लिखूं मैं, अप्लाइड वोल्टेज, ठीक है ना, तो ये मैक्सिमम वैल्यू है वोल्टेज की, वो ई एम है, ओके। तो ये ई एम वोल्टता है, यहाँ पे वोल्टता का मैक्सिमम मान है, ठीक है ना, और आर प्लस आर है, ओके। उसके बाद में हमने जो कैलकुलेट किया था फर्स्ट, वो था इसकी एवरेज वैल्यू, ठीक ना। एवरेज वैल्यू क्या थी, इसको हमने आई डी सी से लिखा था, आई डी सी क्या था, आई एम, ठीक ना। इसकी मैक्सिमम वैल्यू आई एम अपॉन पाई, ठीक है ना। जो मैक्सिमम वैल्यू है वो डिवाइडेड था पाई, अर्थात मैक्सिमम वैल्यू 1 अपॉन पाई के टाइम था, ठीक है ना। दूसरी जो वैल्यू थी आरएमएस वैल्यू, ये कैलकुलेट की थी, आरएमएस वैल्यू स्क्वायर मीन रूट, ये कितनी आएगी, जो मैक्सिमम वैल्यू थी आई एम, ठीक है ना, जो मैक्सिमम वैल्यू थी आई एम, इसका हाफ, ठीक है ना। मैक्सिमम वैल्यू का हाफ जो होता है वो रूट मीन स्क्वायर करंट होती है, ठीक है ना। यहाँ से ये जो दिया हुआ है करंट की वैल्यू दी हुई है मैक्सिमम, यहाँ से भी हम ये आईडीसी निकालिए, आईडीसी निकालने के बाद यहाँ से भी हम वोल्टेज देखना चाहें ईडीसी, ठीक है ना, एवरेज वैल्यू ऑफ करंट, एवरेज वैल्यू ऑफ वोल्टेज, तो ये कितनी होगी, वोल्टेज क्या होती है, इसको आप आई एम अपॉन पाई, और वोल्टेज क्या होती है, करंट मल्टीप्लाई ये आर एल, ठीक ना, लोड से गुजरने वाली, तो इसको आप आर एल से मल्टीप्लाई कर दो, ओके। और यहाँ पे इसको ई आर एम एस लिख रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पे क्या होगी, आई एम आर एल अपॉन 2, ठीक है। यहाँ पे
देखो आई एम की वैल्यू ये याद रखना, आई एम इक्वल टू ई एम अपॉन आर प्लस आर एल, ठीक है ना। ये वैल्यू भी हमको यूज करनी है और ये वैल्यू भी हमको यूज करनी पड़ेगी अब, इसलिए मैंने ये यहाँ पे आपको रिकॉर्ड करवाया है। ओके, तो उसके बाद में हमने जो थर्ड पॉइंट किया था वो था दक्षता, एफिशिएंसी, एफिशिएंसी। ओके, एफिशिएंसी, एफिशिएंसी क्या होती है, नीटा, नीटा कितनी आएगी 14.6 अपॉन 1 प्लस आर अपॉन आर एल, ठीक है। 1 सॉरी ये 1 शायद माइनस था क्या प्लस था, ये कंफ्यूज है यहाँ पे, ठीक है। ये परसेंटेज थी, ये आपको देखना ये प्लस है क्या माइनस है। ओके, तो हम ये निकाल सकते हैं नीटा, यहाँ पे देखना ये प्लस था क्या माइनस था, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे ये याद आ गया, ये यहाँ पे प्लस है, ठीक है ना, क्योंकि हमने जो वैल्यू निकाली थी वो पी डी सी, पी ए सी ये वैल्यू थी, जिसमें ये, ठीक है ना, जिसके अंदर जो वैल्यू थी आई एम स्क्वायर आर एल अपॉन आई एम स्क्वायर आर प्लस आर एल, ये वैल्यू थी, ठीक है ना, जिसमें ये तो कैंसिल हो गए और जो ये आर एल का इसमें डिवाइड हुआ था तो ये आर को आर एल और ये यहाँ पे ये 1 बच गया था, ठीक है ना, इसका डिवाइड हुआ तो आर एल प्लस 1 ये बच गया था, तो ये 40.6 1 प्लस आर अपॉन आर एल है, ठीक है। तो ये एफिशिएंसी हमने यहाँ पे कैलकुलेट की थी। आज जो हम बात कर रहे हैं वो है उर्मी का गुणांक, उर्मी का गुणांक, ठीक है। जो फोर्थ पॉइंट आज आपका है वो है उर्मी का गुणांक, उर्मी का गुणांक इसको बोलते हैं रिपल, रिपल फैक्टर। देखो उर्मी का गुणांक का जो मतलब है वो क्या है, हमने जो देखा वो क्या देखा यहाँ पे कि जब हम हाफ वेव रेक्टिफायर से किसी भी प्रत्यावर्ती वोल्टता या धारा को गुजारते हैं, ठीक है ना, इधर से हम इस प्रत्यावर्ती वोल्टता ले लीजिएगा या धारा ले लीजिएगा, ठीक ना, तो गुजारते हैं तो हमको क्या मिलता है, इधर हाफ वेव, ये स्पंदन मान डिस्ट धारा या वोल्टता मिलती है, ठीक ना। ये है प्रत्यावर्ती, प्रत्यावर्ती, ओके, प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टता, ठीक है। जब इसको HWR से गुजारा तो इधर हमको ये जो मिली, ये वोल्टता ले लो या धारा ले लो, स्पंदमान डिस्ट, इसको हम बोलते हैं स्पंदमान डिस्ट वोल्टता या धारा, ठीक है ना। यदि आप धारा की बात कर रहे हो तो धारा लेके चल सकते हो, वोल्टता की बात कर रहे हो तो वोल्टता लेके चल सकते हो, इसलिए मैं दोनों साथ साथ ले रहा हूँ, ठीक है ना। ये है स्पंदमान डिस्ट वोल्टता धारा। तो देखिए इस डायरेक्शन में यहाँ पे हम प्योर प्रत्यावर्ती घटक लगा रहे हैं, ठीक है ना, ये धारा और वोल्टता के प्योर प्रत्यावर्ती घटक है, ठीक है ना, ये प्रत्यावर्ती घटक है प्योर एकदम शुद्ध, ठीक है। और इधर HW से गुजरने के बाद जो हमको डिस्ट वोल्टता या धारा मिल रही है उसमें देखिए मैंने पहले बताया था कि AC और DC का मिक्स है, ये जो है, ये जो डिस्ट वोल्टता या धारा है ये AC व DC इन दोनों का मिक्स रूप है। तो यहाँ पे हम ये देखना चाहते हैं कि
कि इस करंट या वोल्टता के अंदर प्रत्यावर्ती, एक तो है प्रत्यावर्ती घटक और एक होता है दिष्ट घटक, ठीक है ना। तो ये जो हमारी निर्गत वोल्टता या धारा है, इस निर्गत वोल्टता या धारा के अंदर दिष्ट घटक और प्रत्यावर्ती घटक कितनी कितनी मात्रा में है, ठीक है ना, कितनी कितनी मात्रा में है। या दूसरी रूप में हम बोले तो ये बोल सकते हैं कि दिष्ट घटक के सापेक्ष प्रत्यावर्ती घटक इस निर्गत धारा या वोल्टता में कितनी मात्रा में है। वापस बता रहा हूं, रिकॉल कर रहा हूं उसको कि दिष्ट घटक के सापेक्ष या दिष्ट घटक की तुलना में इस निर्गत दिष्ट वोल्टता या धारा में प्रत्यावर्ती घटक का मान कितना है, इसकी तुलना में इस घटक का मान कितना है, ठीक ना। एसी करंट या धारा का मान कितना है, ये हम यहाँ पे कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे जो पहली चीज यहाँ ये ध्यान रखना, एक वर्ड आया है उर्मिका, रिपल। तो पहली चीज तो ये उत्पन्न होनी चाहिए दिमाग में कि ये उर्मिका होती क्या है, रिपल होती क्या है। तो यहाँ पे जो शेष ये स्पंद बचे हुए हैं ना, ये स्पंद बचे हुए हैं, अर्थात प्रत्यावर्ती जो घटक बचे हुए हैं यहाँ पे, तो इन प्रत्यावर्ती घटकों को या इन स्पंदों को क्या बोलते हैं, उर्मिका बोलते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख लो जिससे आप याद रहेगा आपको। निर्गत स्पंदन, निर्गत स्पंद मान दिष्ट धारा या वोल्टता में शेष बचे स्पंद, ठीक है ना, ये स्पंद या पल्सेटिंग जो है स्पंद या प्रत्यावर्ती घटक, स्पंद लिख लो या प्रत्यावर्ती स्पंद या प्रत्यावर्ती, ठीक है ना, शेष बचे स्पंद या प्रत्यावर्ती घटक, स्पंदों या प्रत्यावर्ती घटकों को उर्मिका, ठीक है ना, उर्मिका किसे कहते हैं, वो उर्मिका कहते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो चीजें हैं, ये स्पंद या प्रत्यावर्ती जो घटक है, ठीक है ना, इनको हम उर्मिका बोल रहे हैं। और उर्मिका गुणांक, तो उर्मिका गुणांक से हमारा जो मतलब है वो यही है कि दिष्ट घटक की तुलना में प्रत्यावर्ती घटक का मान कितना है। जो निर्गत स्पंद मान दिष्ट वोल्टता या धारा है, इसके अंदर दिष्ट घटक की तुलना में प्रत्यावर्ती, सॉरी, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे कि इसकी तुलना में इस प्रत्यावर्ती घटक का मान कितना है, ठीक ना। मैंने इसको बहुत बार बोल के बता दिया है, शायद ये आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम इसकी आगे बात करते हैं। तो ये निकालते हैं कि इसकी तुलना में प्रत्यावर्ती घटक का मान कितना अधिक है। तो उसके लिए हम, ठीक है, तो एक ये उर्मिका गुणांक के लिए लिख लीजिएगा। उर्मिका गुणांक के लिए क्या होता है, ठीक है ना, क्या लिखोगे कि निर्गत, नेटो पॉइंट लगा के लिख लेना, निर्गत स्पंद मान वोल्टता या धारा, ठीक है ना, निर्गत स्पंद मान वोल्टता या धारा दिख रहा है यहाँ पे, चलो मैं इधर लिख देता हूँ।
स्पंदमान वोल्टता या धारा, निर्गत स्पंदमान वोल्टता या धारा में दिष्ट प्रत्यावर्ती घटक की यह तुलना ना लिखे आप सीधा सा ये लिख लो आप, और भी आसान रहेगा। में निर्गत स्पंदमान वोल्टता या धारा में ये वर्ड लिखना, निर्गत प्रत्यावर्ती घटक तथा निर्गत दिष्ट घटक का अनुपात, निर्गत दिष्ट घटक का अनुपात, ये दिख रहा है इधर, निर्गत दिष्ट घटक का अनुपात दिष्ट कार्य की उर्मिका गुणांक कहलाती है या कहलाता है, उर्मिका गुणांक कहलाता है, ठीक है ना। उर्मिका गुणांक कहलाता, ये यहाँ पे कहलाता है। ओके, थोड़ा सा इसको कहलाता है, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे करते हैं, ये क्या कह रहा है, अर्थात कहलाता है, ये अर्थात इसको हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना, इसको आर से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब क्या है, निर्गत प्रत्यावर्ती घटक भाग निर्गत दिष्ट घटक, ठीक है। ये वैल्यू होती है। यदि इसको परसेंटेज में आप निकालना चाहो तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो परसेंटेज में आ जाएगा, ठीक है। तो इसको जो आर है, इसके हम निर्गत प्रत्यावर्ती घटक, इसको हम आई एसी, ठीक है ना, प्रत्यावर्ती घटक एसी घटक, ठीक है ना, और आई डीसी घटक, ओके। तो अब यहाँ पे छोटी सी बात समझने की जो जरूरत है, हमको यहाँ पे आई एसी की वैल्यू चाहिए और हमको यहाँ पे आई डीसी की वैल्यू चाहिए। परसेंटेज में निकालना चाहो तो इसको 100% से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो यहाँ पे आई एसी की वैल्यू निकालने के लिए जो आपका निर्गत प्रत्यावर्ती घटक है, ठीक ना, इस निर्गत प्रत्यावर्ती घटक आई एसी, इसकी वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, देखो जो आपका ये हाफ वेव रेक्टिफायर है, ये लोड लगा हुआ है आर है, ओके। इधर ये जो सेकेंडरी कॉइल थी, ठीक है, तो यहाँ पे जो वोल्टेज था Vs वोल्टेज था, ये एसी, ठीक ना, ये प्रत्यावर्ती है, अल्टरनेट, ये अल्टरनेट वोल्टेज है, ठीक है। ये डायोड है। तो यहाँ पे जो करंट फ्लो होती है, फर्स्ट यहाँ से जो करंट फ्लो होती है इस डायोड तक, वो तो होती है एसी प्रत्यावर्ती,
ठीक है, लेकिन इसके बाद डायोड के बाद जो करंट फ्लो होती है, ठीक है ना, और यहाँ पे जो हमको वोल्टेज मिलता है वो होता है स्पंदमान दृष्ट वोल्टता या स्पंदमान दृष्ट करंट, ठीक है। तो इसमें इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि देखो इस जो प्रतिरोध है, इस प्रतिरोध पर यहाँ पे करंट जो आ रही है वो तो आई एसी है, ठीक है ना, अल्टरनेट करंट है, लेकिन इससे जो गुजरने के बाद जो हमको करंट फ्लो हो रही है, इस करंट के अंदर एसी प्लस बीसी, ठीक है ना, इसको ध्यान देना, एसी इस डायोड से निकलने के बाद जो हमको यहाँ करंट प्राप्त हो रही है उसमें एसी प्लस डीसी दोनों कंपोनेंट है, ठीक है ना, और यहाँ पे जो इस लोड के ऊपर, इस प्रतिरोध के ऊपर जो शक्ति का ह्रास हो रहा है, शक्ति का क्षय हो रहा है, वो इस करंट के कारण हो रहा है। अर्थात यहाँ पे जो पावर है इस आरएल के ऊपर, इस लोड के ऊपर, इस प्रतिरोध के ऊपर जो हमको पावर मिल रही है वो इस करंट के कारण मिल रही है, ठीक है ना। तो ये जो पावर लेते हैं इसको हम RMS स्क्वायर, ठीक है ना, इसके ऊपर जो पावर लेते हैं, पावर, इसके ऊपर जो हम पावर लेते हैं P, शक्ति, वो होती है RMS स्क्वायर और RL, और ये जो पावर होती है टोटल पावर, ये प्रत्यावर्ती, ठीक है ना, प्रत्यावर्ती एसी घटक के कारण है ना, प्रत्यावर्ती घटक के कारण होती है, प्लस डीसी दृष्ट घटक के कारण होती है, दृष्ट घटक के कारण होती है, ठीक है ना, एसी व डीसी के कारण होती है। तो इसी का हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो निर्गत प्रत्यावर्ती जो घटक है एसी, इसकी वैल्यू निकाल रहे हैं, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक कंसेप्ट लगाते हैं यहाँ पे कि लोड पर शक्ति, लोड प्रतिरोध जो आ रहा है पर कुल शक्ति, कुल पावर, ये कितना होता है, IRMS स्क्वायर RL, और किसके इक्वल होता है, ये प्रत्यावर्ती घटक के कारण, प्रत्यावर्ती घटक के कारण लोड पर शक्ति, ठीक है ना, प्लस ये प्लस प्रत्यावर्ती घटक के कारण लोड पर शक्ति तथा दृष्ट घटक के कारण लोड पर शक्ति, ठीक है ना, दृष्ट प्रत्यावर्ती घटक के कारण लोड पर शक्ति। तो इनकी जो वैल्यू है, ये वैल्यू पुट कर दीजिएगा यहाँ पे, क्या वैल्यू है प्रत्यावर्ती घटक, तो प्रत्यावर्ती घटक के लिए हम लिखते हैं यहाँ पे IAC, ठीक है ना, ये IAC स्क्वायर RL, ठीक है, प्लस दृष्ट घटक के कारण लोड पर शक्ति, तो इसको हम IDC स्क्वायर RL, ठीक है ना, ये लिखते हैं, और इधर जो है आपका ये IRMS स्क्वायर RL, ओके। तो इस इक्वेशन से देखिए, इस इक्वेशन से क्या होगा, आपको RL से कैंसिल हो जाएगा दोनों तीनों तरफ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचेगा आपके पास, IRMS स्क्वायर इक्वल टू IAC स्क्वायर प्लस IBC स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से हमको IAC की वैल्यू चाहिए, IAC स्क्वायर, तो IAC स्क्वायर ये इधर आ गया, IRMS स्क्वायर माइनस IBC स्क्वायर, ये इधर आया तो माइनस हो गया, और ये स्क्वायर घटाओगे तो ये रूट हो गया। तो ये IAC की
वैल्यू हमारे पास मिल गई और IDC की वैल्यू हम जानते हैं ऑलरेडी। सो अतः उर्मी का गुणांक, जो उर्मी का गुणांक होगा वो कितना है, उर्मी का गुणांक R इक्वल टू आई AC अपॉन IDC। यहाँ पे IAC की वैल्यू पुट कीजिए, IAC की वैल्यू पुट कीजिए RMS स्क्वायर माइनस IDC स्क्वायर अपॉन IDC। ठीक है, देखो यहाँ से मैं IDC यदि कॉमन ले लूँ तो ये IDC बाहर आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, IDC, इसमें मैंने IDC स्क्वायर कॉमन ले लिया तो यहाँ से क्या मिला, RMS स्क्वायर अपॉन IDC स्क्वायर माइनस 1। ठीक है ना, ये माइनस है -1 और ये रूट लगा हुआ है, ये रूट हाफ, और इसके नीचे जो है ये IDC। ठीक है, इसको यहाँ से हटा दो। ये IDC से IDC के नीचे यहाँ से R की जो वैल्यू मिल रही है वो क्या मिलेगी, IRMS स्क्वायर अपॉन IDC स्क्वायर माइनस 1 का हाफ। ठीक है, यहाँ पे आप यदि IRMS स्क्वायर IDC स्क्वायर, ये वैल्यू हमने जब लेक्चर स्टार्ट किया उससे पहले ये वैल्यू बताई थी आपको कि इनकी जरूरत पड़ेगी, तो इनकी वैल्यू आप यदि पुट करोगे यहाँ पे तो क्या मिलेगा, पहले तो मैं बता दूँ आपको IRMS। ठीक है ना, IDC की वैल्यू क्या होती है, IDC की वैल्यू IM अपॉन पाई और IRMS की वैल्यू कितनी होती है, IM अपॉन 2। ओके, तो ये वैल्यू पुट करोगे यहाँ पे तो क्या मिलेगा आपको, ये वैल्यू पुट करो यहाँ पे तो क्या मिला आपको, I इसमें पुट किया IRMS तो IM अपॉन 2। ठीक है ना, ये स्क्वायर है तो ये स्क्वायर हो गया, यहाँ पे 4 हो गया। ओके, ये वैल्यू पुट कर दी, इसके बाद मल्टीप्लाई, भाग में है IDC स्क्वायर, तो भाग लगाओगे तो जो नीचे की चीज है वो ऊपर आ गई, ये पाई स्क्वायर ऊपर आ जाएगा और ये IM स्क्वायर नीचे चला जाएगा -1। ओके, ये हाफ, ये वैल्यू मैंने पुट कर दी यहाँ पे R। यहाँ से IM स्क्वायर से IM स्क्वायर कैंसिल हो गया और जो बचा वो क्या बचा, पाई स्क्वायर अपॉन 4 माइनस 1 हाफ। ओके, तो यहाँ से जो R की वैल्यू निकल के आती है, ठीक है ना, उर्मी का गुणांक मिलता है आपको R, इसको जब आप सॉल्व करोगे पाई स्क्वायर अपॉन 4 माइनस 1 को, तो ये वैल्यू आती है आपकी 1.21। ओके, 1.21। ठीक है ना, यहाँ से 1.21, और यदि इसको परसेंटेज में लेना चाहो आप, परसेंटेज में तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो परसेंटेज में, तो R की वैल्यू आ जाएगी 121%। ठीक है ना, 121%। तो अब यहाँ पे देखना जो मैं बता रहा था पहले कि दिष्ट धारा की तुलना में प्रत्यावर्ती धारा का मान कितना है, दिष्ट वोल्टता की तुलना में प्रत्यावर्ती वोल्टता का मान कितना है। ठीक ना, वो चीज है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो ये जो R है, R को आपने क्या लिखा है, IAC अपॉन IDC, और इसकी वैल्यू 121%, मतलब IAC इक्वल टू 121% IDC। इससे समझ सकते हो क्या आप, ये क्या बताना चाह रहा है कि जो IAC है, निर्गत धारा या निर्गत वोल्टता के अंदर, ठीक है ना,
ये जो आपका HWR है, ठीक ना, इसमें ये इधर गुजरने के बाद इस निर्गत दिष्ट धारा के अंदर जो प्रत्यावर्ती घटक है, धारा का प्रत्यावर्ती घटक है, इसको वोल्टता में भी लिख सकते हैं, तो वोल्टता का प्रत्यावर्ती घटक है ऐसे बोल सकते हैं। लेकिन हमने यहाँ पे धारा लेके बात की है तो हम धारा से ही समझेंगे इसको। तो जो इस निर्गत HWR से गुजरने के बाद ये जो करंट या धारा, करंट या वोल्टेज जो आपको मिल रहा है, इसके अंदर जो करंट का प्रत्यावर्ती घटक है वो जो डिस्ट घटक है, करंट का जो डिस्ट घटक है उसका 100% 121% है, मतलब इतना ज्यादा है। डीसी करंट, ये जो डीसी करंट है वो कम है, एसी करंट है वो ज्यादा है, और वो भी कितनी 121% ज्यादा है डीसी करंट की। इसका मतलब यहाँ पे यदि इसको HWR को आपको यूज लेना है, डेली लाइफ में यूज लेना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, फिल्टर यूज करने पड़ेंगे, ठीक ना। आपको जो फिल्टर है उनका यूज करना पड़ेगा, और फिल्टर यूज करके जो एसी घटक है, ठीक ना, इस डीसी घटक से एसी घटक है उसको हम दूर कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं, और सिर्फ फिल्टर के बाद जो हमारे पास घटक बचता है वो सिर्फ डीसी घटक बचता है, ठीक है ना, डायरेक्ट करंट का घटक बचता है और कुछ नहीं है। ओके, इसलिए फिल्टर का यूज हम करते हैं। तो ये था ओहमिक गुणांक जो आपको बता रहा है कि निर्गत जो करंट या वोल्टता है उसके अंदर दिष्ट घटक की तुलना में प्रत्यावर्ती घटक का कितना अधिक मान है, ठीक है। इसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है वोल्टता नियमन, ठीक है। इसके बाद में जो इसी का अर्ध तरंग दिष्ट कार्य का एक और हम वैल्यू निकालते हैं, वो है ये फोर्थ ले लो, वोल्टता नियमन, ठीक है ना। वोल्टेज रेगुलेशन, ओके। वोल्टेज रेगुलेशन क्या है, तो देखो वोल्टेज रेगुलेशन से क्या मतलब है कि जब हमारे पास ये देखिए सेकेंडरी कॉइल है, इसके बाद में ये डायोड लगा हुआ है, ये फिर यहाँ पे लोड लगा हुआ है जिसका रेजिस्टेंस RL है, ठीक है। इसके इधर तो जो हमारे पास आती है, ठीक है ना, वो तो है AC, ठीक है। इधर हमको DC मिलती है, ठीक है ना, इधर जो फ्लो होती है उसको हम IDC बोलते हैं। और यहाँ पे इन दोनों टर्मिनल के ऊपर, दोनों पॉइंट्स के मध्य इस लोड के ऊपर जो वोल्टता हमको मिलती है उसको हम EDC बोलते हैं, ठीक है ना, EDC बोलते हैं। समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे जो हमको करंट मिल रही है उसको हम IDC बोलते हैं, और इस लोड के ऊपर जो हमको वोल्टता मिल रही है उसको हम EDC बोलते हैं। ये एवरेज करंट है, ये एवरेज वोल्टेज है, ओके। तो एवरेज करंट की वैल्यू आपको पता है IDC इक्वल टू IM/π होती है, और EDC की वैल्यू जो है IM/π RL होती है। RL इसके ऊपर है तो RL से मल्टीप्लाई कर देंगे तो RL होती है, ओके। यहाँ पे जो IM है, IM की वैल्यू जो है वो ये होती है EM/R प्लस RL होती है, जहाँ जो R है ये R, ये सेकेंडरी कॉइल का रेजिस्टेंस है, प्लस R है डायोड का रेजिस्टेंस के योग के इक्वल होता है, ठीक है ना। इतना समझ में आया होगा आपको।
तो अब हम बात करते हैं वोल्टता नियमन की। तो वोल्टता नियमन या वोल्टेज रेगुलेशन आपको क्या कहना चाहता है, इसका मतलब क्या होता है, इसकी जरूरत यहाँ पे क्यों पड़ रही है? तो इसकी जरूरत इसलिए पड़ रही है कि देखो, जब इस परिपथ के अंदर हम लोड को चेंज करते हैं ना, यहाँ पे जब इस लोड को चेंज करते हैं, लोड की वैल्यू को वेरी करते हैं, ठीक ना, तथा लोड का चेंज करने का मतलब ये है कि प्रतिरोध को हम कम या ज़्यादा करते हैं। तो यहाँ पे जो EDC है, यहाँ पे इस पर जो वोल्टता हमको मिल रही है EDC, इस EDC का मान कम या ज़्यादा होता है। जब इस लोड की वैल्यू हम कम ज़्यादा करते हैं तो EDC का मान कम ज़्यादा होता है। या फिर जब हम इस IDC को कम या ज़्यादा करते हैं या IDC के मान में फ्लक्चुएशन आता है, तो भी इस EDC के मान में यहाँ पे फ्लक्चुएशन आता है। क्यों आता है? देखो, इसको आप कंप्लीट लिखोगे ना EDC को, तो EDC की वैल्यू क्या होती है? IM की वैल्यू ये लिखो, ये क्या है? EM, ये RL अपॉन ये पाई, और ये R प्लस RL, ठीक है ना, ये वैल्यू मिल रही है। यहाँ से इसकी वैल्यू थोड़ा इसको खोल के लिखो, EM अपॉन पाई, यहाँ से मैं इसको कॉमन ले लूँ और इसको इस पूरी क्वांटिटी को मैं ऐसे लिख रहा हूँ, ठीक है ना। ये तो RL तो है यहाँ पे, तो इसमें मैं प्लस R और माइनस R और कर दूँ, ठीक है। तो ये R प्लस R है, ठीक है। तो यहाँ पे R प्लस R है, ये R और ये प्लस R है, ये दोनों क्वांटिटी होगी। तो इससे देखो क्या होगा, ये इसको मैं थोड़ा और शॉर्ट करके लिखूँ, ये दिख रहा है यहाँ पे EM अपॉन पाई, ठीक है। और ये R प्लस R है, ये इसमें इसका भाग जाएगा तो ये 1 हो जाएगा, माइनस ये R अपॉन R प्लस RL, ये वैल्यू बचेगी 1 माइनस R अपॉन R प्लस RL, ये वैल्यू बचेगी। इसको थोड़ा सा और शॉर्ट करके लिखूँ मैं, तो ये EDC, ठीक है ना, इसको थोड़ा शॉर्ट करके लिख रहा हूँ यहाँ पे। तो EDC ये बचा EM अपॉन पाई, ये EM अपॉन पाई को मैंने 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, और अंदर माइनस EM R अपॉन पाई R प्लस RL, ठीक है। ये वैल्यू आ गई। यहाँ से देखो क्या मिल रहा है, EM अपॉन पाई माइनस ये जो है EM अपॉन पाई R प्लस RL। यहाँ से देखो IDC की वैल्यू क्या है, IDC की वैल्यू IDC इक्वल टू IM अपॉन पाई, तो IM की वैल्यू क्या है, EM अपॉन R प्लस RL। तो यहाँ से IDC की वैल्यू क्या हो जाएगी, EM अपॉन पाई R प्लस RL, ठीक है। EM अपॉन पाई R प्लस RL, EM अपॉन पाई R अपॉन R प्लस RL, ठीक है ना, ये वैल्यू। तो इसको मैं IDC लिख सकता हूँ, IDC और मल्टीप्लाई ये R। तो ये जो EDC की वैल्यू आई, ये वैल्यू आती है, ठीक है। EDC की वैल्यू ये आती है EM अपॉन पाई माइनस IDCR, ठीक है। जहां से आपको क्या देखने को मिल रहा है कि EDC का मान IDC के ऊपर डिपेंड कर रहा है, अर्थात यदि ये EM अपॉन पाई ये वैल्यू कुछ ये फिक्स वैल्यू है, EM अपॉन पाई, ठीक है ना, कांस्टेंट वैल्यू, ये EM वोल्टता का अधिकतम मान है, और पाई की वैल्यू एक ये न्यूमेरिकल वैल्यू है 3.14, है ना। तो ये कांस्टेंट वैल्यू है, इसमें से ये IDCR, जब IDC वेरी करता है, कम होता है तो इसकी वैल्यू कम हो जाएगी, अधिक होता है तो इसकी वैल्यू अधिक हो जाएगी। तो ये क्या बोल रहा है कि जब यहाँ पे देखो IDC बढ़ेगा, IDC बढ़ता है तो इस पार्ट की वैल्यू, इस टर्म की वैल्यू बढ़ती है, तो इस टर्म की वैल्यू बढ़ेगी तो वो इसमें से माइनस होगी, माइनस होने का मतलब इसकी वैल्यू कम होगी, इसका मतलब IDC की वैल्यू कम होगी, ठीक है ना। तो IDC जब बढ़ता है तो IDC घटता है, IDC जब घटता है तो EDC बढ़ता है, ठीक है ना। तो ये जो EDC है देखो EDC है, ये RL के ऊपर, एक तो इस RL के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ठीक है, दूसरा IDC के ऊपर डिपेंड कर रहा है, IDC के ऊपर डिपेंड
कर रहा है आप। तो इससे क्या होता है कि हम जब यहाँ पे कोई लोड लगाते हैं, ठीक है ना, ये डीसी के ऊपर यहाँ पे हम कोई लोड लगाएंगे तो वो फिर यदि ये आई डीसी की वैल्यू फ्लक्चुएट कर रही है, ठीक है ना, कम ज़्यादा हो रही है, तो इस लोड की जो कार्य प्रणाली है उसके ऊपर भी फर्क पड़ेगा। जैसे मान लो यहाँ पे हमने फैन लगा दिया, तो फैन लगा दिया तो ये आई डीसी की वैल्यू कम ज़्यादा होगी तो फैन भी कभी धीरे चलेगा, कभी तेज चलेगा, कभी धीरे चलेगा, कभी तेज चलेगा। कोई लाइट बल्ब होता है आपका, लाइट बल्ब लगा दिया तो उसमें भी क्या होगा, फ्लक्चुएशन आएंगे, कभी बल्ब तेज रोशनी करेगा, कभी धीमा हो जाएगा, ठीक है ना, जिसको आप डिम बोलते हैं, डिम हो जाएगा, कभी लाइट ज़्यादा हो जाएगी। तो इस तरीके से फ्लक्चुएशन आते हैं। तो ये फ्लक्चुएशन ना आए, ठीक है ना, इस तरीके की फ्लक्चुएशन ना आए, हमको एक फिक्स वोल्टेज मिलता रहे, हमको एक फिक्स करंट मिलती रहे, ठीक है, जिससे हमारा जो भी उपकरण है वो एक लगातार एक ही स्टेज के अंदर कार्य करते रहें, ठीक है। उसके लिए हमको वोल्टता नियमन की जरूरत पड़ती है, ठीक है। अर्थात हम ये जो फ्लक्चुएशन के जो कारण है, इन कारणों को यदि हम हटा पाए तो हमारे जो भी उपकरण है वो सही ढंग से काम करेंगे। तो उसके लिए हमको इस वोल्टता नियमन की जरूरत पड़ती है, ठीक है। इसकी मदद से हम इन चीज़ों को यहाँ से हटा देते हैं। तो इसके लिए एक फॉर्मूला दिया हुआ है वोल्टता नियमन, जिसको यहाँ पे वी आर वोल्टता है, ठीक है ना, और इसको वी आर से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मान क्या होता है देखना, वी यह है वोल्टता, कब इसको लिखते हैं नो लोड, ठीक है, माइनस वी इसको लिखते हैं फुल लोड अपॉन वी फुल लोड, ठीक है। ये वी फुल लोड ये तो जो है यदि आप परसेंटेज निकालना चाहो उसके लिए है। तो इसका मतलब क्या है, वी नो लोड, ठीक है ना, जो वी एन एल है, वी एन एल इसका मतलब होता है कि जब कोई लोड ना लगा हो, ठीक है ना, जब यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ पे कोई भी लोड नहीं है, ठीक है ना, यहाँ पे अभी तो आर एल लोड है, यहाँ पे कोई लोड नहीं होगा। कोई लोड नहीं होने का मतलब क्या है कि यहाँ पे ये ओपन है। ओपन होने का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है वो क्या है, इन्फिनिटी है। इन्फिनिटी यदि हम रेजिस्टेंस कर देंगे तो देखो इसमें से जो करंट फ्लो होगी वो करंट फ्लो नहीं होगी रेजिस्टेंस से। इसका मतलब ये जो सर्किट है वो लगभग ओपन रहेगा। यहाँ पे इसका मतलब है जो आर एल की वैल्यू है, आर एल यहाँ पे जो प्रतिरोध लगा हुआ है उस प्रतिरोध का मान वो इन्फिनिटी हो गया, इन्फिनिटी ओम, ठीक है। जब कोई प्रतिरोध ना लगा हो, अर्थात इसका मतलब क्या है, जो लोड प्रतिरोध है उसकी वैल्यू हम इन्फिनिटी कर दें, ठीक है। तो उस कंडीशन में जो हमारे पास इन टर्मिनलों के ऊपर, ठीक है ना, इन पॉइंटों के मध्य जो वोल्टेज मिल रहा है ये ईडीसी, ठीक है ना, जो वोल्टेज मिल रहा है उसको हम क्या बोल रहे हैं, वी एन एल, ठीक है ना। इस कंडीशन में जो वोल्टेज मिल रहा है उसको बोलेंगे हम वी एन एल, ठीक है ना। इस कंडीशन में जो ये वोल्टेज मिलेगा एडीसी, कब, जब आर एल इक्वल टू इन्फिनिटी हो जाए, है ना, उस वक्त जो ईडीसी होगा वो उसकी वैल्यू क्या होगी, वो वी एन एल, उसकी वैल्यू हम यहाँ से निकाल भी पाएंगे, ठीक है, ओके। और वी एफ एल इसका मतलब क्या है, इसका मतलब होता है, देखो एन एल का मतलब है, जो एन एल है इसका मतलब है नो लोड, ठीक है ना, कोई लोड नहीं है। और वी जो एफ एल का मतलब है यहाँ पे, इस एफ एल का मतलब फुल लोड, ठीक है ना, फुल लोड है। फुल लोड होने का मतलब कि जब लोड लगा हो, है ना, जब कोई भी लोड लगा हो, मतलब यहाँ पे ये इन्फिनिटी ना होके
आर एल का कुछ फाइनाइट वैल्यू, ठीक है ना, कुछ फाइनाइट वैल्यू का लोड लगा हो, ठीक है ना, उस पोजीशन को हम बोलते हैं, उस पोजीशन में जब हमारे पास यहाँ पे कोई वोल्टेज प्राप्त होता है उसको हम बोलते हैं VFL फुल लोड। तो देखिए एक आदर्श डिस्ट कार्य के लिए क्या जरूरत है, एक आदर्श डिस्ट आइडियल रेक्टिफायर के लिए क्या जरूरत है कि जो ये VNL माइनस VFL, डेट मीन्स यदि हम इस और आर की बात करें तो जो वोल्टेज नियमन है जिसको हम VR से डिनोट कर रहे हैं, इस VR का मान 0 होना चाहिए, ठीक है, क्या होना चाहिए, VR का मान 0। एक आइडियल डिस्ट कार्य के लिए, आइडियल रेक्टिफायर के लिए VR की वैल्यू 0 होनी चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए हम उस कैलकुलेशन करते हैं कि VR की वैल्यू क्या प्राप्त होती है हमको, हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए VR की वैल्यू क्या प्राप्त होती है, ठीक है। उसके लिए हमको क्या चाहिए, VNL माइनस VFL और VFL, ओके। तो इसके लिए आप यहां से ये जो है ना, इसको ये करके कुछ चूंकि या क्योंकि ये लगा के, ठीक है ना, चूंकि लगा के यहां से IDC इक्वल टू IM/πRL, यहां से ये दो इसी कैलकुलेशन कर लेना है, ओके। ये यहां तक आ जाना, IDC की वैल्यू यहां तक निकाल लेना। यहां तक निकालने के बाद आप पहले तो ये VNL कैलकुलेट कीजिए, पहले तो VNL कैलकुलेट कीजिए, और जो VFL है वो ऑलरेडी जो ये दिया हुआ है वो VFL है, ठीक है ना, क्योंकि हमने इसी की करस्पॉन्डिंग ये IDC निकाल रहे हैं, ठीक है ना, इसी की करस्पॉन्डिंग निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे अब जो है, जो ये VNL है, ठीक है ना, VNL के लिए क्या है, RL इंफिनिटी। तो RL इंफिनिटी करोगे तो ये जो वैल्यू है, देखो ये RL इंफिनिटी पाई EM/πR प्लस RL। तो RL यदि हम इंफिनिटी कर दें इसके अंदर, ठीक है ना, इसके अंदर इंफिनिटी कर दें तो ये इंफिनिटी हो जाएगा, इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी, ये पूरी नीचे वाली टर्म इंफिनिटी हो जाएगी, ठीक है ना। इंफिनिटी में कुछ भी जोड़ोगे या मल्टीप्लाई करोगे तो इंफिनिटी आएगा, ये पूरी टर्म इंफिनिटी हो जाएगी। और 1 इंफिनिटी की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो इस टर्म का मान 0 हो जाएगा और सिर्फ आपके पास क्या बचेगा, IDC, ठीक है ना, इसको हम IDC, ठीक है ना, फुल लोड के लिए बोलते हैं, IDC की वैल्यू सॉरी नो लोड के लिए क्या होगी, EM/π, ठीक है ना, EM/π, ये मैक्सिमम वैल्यू होती है। और देखो ये आपको समझ में आएगा RL के साथ और IDC के साथ, ओके, ये किस प्रकार से ये वेरी कर रहा है, ये दो कारण से, ओके। तो अब ये जो वैल्यू हमने निकाल ली, ये वैल्यू और ये जो वैल्यू है, ये वाली वैल्यू, ये फुल लोड के लिए है, ठीक है ना, ये फुल लोड के लिए है, क्योंकि हमने ये जो IDC की वैल्यू है ये लोड के लिए निकाली है, पूरा ये कैलकुलेशन किया है यहाँ पे, ठीक है ना। ये तो ये वैल्यू यहाँ पे कीजिए आप, क्या मिलेगा, VR, मैं इधर ले रहा हूँ थोड़ा इसको, VNL ये है EM/π माइनस EM/π माइनस VFL की वैल्यू ये है फुल लोड, ठीक है। तो इसकी वैल्यू है EM/π माइनस IDR, ओके, IDR ये वैल्यू है अपॉन EM/π माइनस IDC
आर। ओके, इसको सोल्व करना थोड़ा सा, इसको आगे से करके आप सोल्व कर सकते हो। तो कितना मिल रहा है यहाँ पे, देखो em/पाई माइनस em/पाई, इससे ये कैंसिल हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये IDCR अपॉन ये em/पाई माइनस IDC ये R, ठीक है। ये VR की वैल्यू है। यहाँ पे जो अभी हमने निकाला था कि IDC की वैल्यू कितनी है, IDC की वैल्यू im/पाई, im की वैल्यू क्या थी, im की वैल्यू em/पाई r प्लस r है, ठीक है ना, ये वैल्यू थी। तो यहाँ से मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मेरे को em/पाई की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ से em/पाई, यहाँ से em/पाई की वैल्यू क्या होगी, ये IDCR प्लस R है, ठीक है ना। मैं ये वैल्यू em/पाई की वैल्यू इसमें पुट कर सकता हूँ, तो ये वैल्यू मैं इसमें पुट कर सकता हूँ। सो अतः जो VR है, ठीक है ना, VR की वैल्यू हमको क्या मिलती है, VR की वैल्यू हमको क्या मिलती है, VR ये है IDCR em/पाई माइनस IDCR अपॉन em की वैल्यू है IDCR प्लस RL। ओके, ये माइनस माइनस IDCR, इसको सोल्व करेंगे हम, तो IDCR और ये IDCR और ये IDCR, ये प्लस है ये माइनस है, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से IDCRL बचेगा, इससे ये कैंसिल हो गया। तो VR की वैल्यू क्या होगी, R/RL। तो हर तरंग रेक्टिफायर के लिए, हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए जो हमारे पास नियम, जो वोल्टता नियमन या वोल्टता रेगुलेशन का जो वैल्यू है वो है R/RL, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आया होगा। इसको एक बार पुनः देखना, वैसे मैं बहुत जोर देके इसको समझाने की कोशिश की है, ठीक है ना, और आराम से समझाने की कोशिश की है, धीरे धीरे, ज़्यादा इसमें मैं भागदौड़ी भी नहीं की। फिर भी एक बार आप रिपीट करके पुनः देखना, आपको ये समझ में आ जाएगा। ओके, आज के लिए इतना ही।